हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता फाइंड आउट कर रहे थे और उसमें 3 कंडीशन थी। पहला कंडीशन, जब प्लेटों के बीच में निर्वात अथवा वायु हो, उसके लिए धारिता फाइंड आउट की। दूसरा कंडीशन, जब पदार्थ के बीच में पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ। और तीसरा कंडीशन ये था कि जब संधारित्र के प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सपोज कर लिया था कि एक P मोटाई की पट्टी, इसकी मोटाई कितनी है, P मोटाई की एक K परावैद्युतांक वाली पट्टी प्लेटों के बीच में रखी है। बात समझ में आ रही है? और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस आप लोगों ने क्या सपोज की थी? क्लियर है? ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट को आप लोग पृथ्वी से ऐसे जोड़ दिए और इसको किसी विद्युत स्रोत द्वारा आपने आवेश दिया था। हाँ, इस पर प्लस क्यू आवेश की मात्रा थी और यहाँ पर माइनस, यही सब था। तब इस संधारित्र की जो धारिता आई थी, तब संधारित्र की धारिता C इक्वल, आप सभी लोगों ने प्रूफ किया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन B माइनस टी प्लस टी बाई। बात समझ में आ रही है? इतनी इस संधारित्र की धारिता होगी और इसमें आप सारी चीज़ें जानते हो। अगर मैं आपसे कहूँ C क्या है तो आप बोलोगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर मैं आपसे पूछूं एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कहोगे निर्वात की वैद्युतीयता। ए तो एरिया प्लेट का, जिसमें प्लेट लगे हैं उसका क्षेत्रफल, और इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि कौन सा क्षेत्रफल लेना है। अगर बराबर क्षेत्रफल का है तो किसी का भी ले लो। बात समझ में आ रही है? मान लो दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, तो किसी का भी ले लो। अगर एक का ज़्यादा और एक का कम है तो कौन सा क्षेत्रफल लेंगे? कम वाला लेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्लेटों के क्षेत्रफल से क्या मतलब है? मान लो ऐसे प्लेटें हैं तो इसका क्षेत्रफल जब हम यहाँ कहते हैं तो उसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे प्लेट रखी हुई है, ये प्लेट है ना, इधर भी क्षेत्रफल होगा, इधर भी क्षेत्रफल होगा, तो प्लेट का अगर पूरा क्षेत्रफल लेंगे तो सारे दोनों तरफ का जोड़ेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब प्लेटों का क्षेत्रफल कहा जाए तो जनरली कहा जा रहा है क्षेत्रफल, उसका मतलब आपको समझना क्या है कि जो भीतरी सतह है, प्लेट की जो भीतरी सतह है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित, उसके क्षेत्रफल की बात की जा रही है। बात समझ में आ रही? पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा मिलेगा आपको या नहीं कोई बताएगा, उसका मतलब आपको समझना होगा कि जो भीतरी सतह है उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। डी क्या है तो बोलोगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और टी क्या है तो थिकनेस ऑफ स्टिक, जो रखी है यहाँ पे पट्टी रखी है परावैद्युत पदार्थ की, उसकी मोटाई, और के क्या है तो उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युता यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? सारी चीज़ आप जान गए यहाँ पे। इसी पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करने वाले हैं, या फिर उसको आप स्पेशल केस भी बोल सकते हो, जो मन कहे लिख लो। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी करिए। चलो, पहला कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी इसमें देखिएगा। हम कह रहे हैं यदि T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू, जो ये मोटाई है परावैद्युत पदार्थ की, जो पट्टी रखी है उसकी जो मोटाई है T, ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। और 0, इसके 0 होने का मतलब हुआ कोई परावैद्युत पट्टी रखी ही नहीं, प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पट्टी है ही नहीं, तो है क्या वहाँ? या तो वायु या तो निर्वात। बात समझ में आ रही है? या तो वायु होगा या फिर निर्वात होगा। ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अर्थात जब प्लेटों के बीच केवल निर्वात अथवा वायु है।
और इतना लैंग्वेज आप समझ जा रहे हैं। देन तब धारिता क्या होगा, आप लिखना बंद करो, ठीक है, तब भी आप रख दो रफ, है ना। ध्यान दो, तब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T की वैल्यू कितना है, यहाँ तो D है, D लिख लो पहले, उसके बाद ये 0 हो गया, हटाओ, हटाने जोड़ने कोई मतलब नहीं, यहाँ भी T 0 है, और 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, तो 0 को जोड़ना और 0 को घटाना कोई मतलब तो है नहीं, तो इतना ही आएगा। और एक बार आप पेज पलटो, निर्वात अथवा वायु के लिए निकाले हो, देखो यही है, यही फार्मूला है ना, तो ये हो गया। यानी कि कह सकते हो कि अगर हमको ये फार्मूला याद है तो सारे फार्मूले याद है, ठीक है, ओके। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, ये देखिए, अब ध्यान दो, अगर ये जो परावैद्युत पट्टी रखी है, इसकी जो चौड़ाई है T, ये बढ़ के कितनी हो जाए, D, कितनी हो जाए, प्लेटों के बीच की दूरी D ही था ना, तो पूरे अगर D हो गई इसकी मोटाई, इसका मतलब क्या हुआ, पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। बात समझ में आ रही, तो इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यदि P इज इक्वल टू D, यानी जो परावैद्युत पट्टी है उसकी मोटाई किसके बराबर हो जाए, D के, तो पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ होगा। बात समझ में आ रही है। अब ये क्या करिए, T बराबर D इस फार्मूले में रख दो, तब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D, D की जगह पे D रखोगे 0 हो जाएगा ना, चलो लिख देता हूँ पहले स्टेप में D, और माइनस T की जगह पे D, और प्लस फिर T की जगह पे D बाई A। यहाँ तक बात समझ में आ रही, कोई डाउट, तो T माइनस का और T, अगला स्टेप देखिए, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाई A, तो K का गुणा ऊपर जाके हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बटे 1 तो लिख ही सकते हो, 1 से भाग किसी को कर सकते हैं, और होल डिवाइडेड बाई D बाई A, तो सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा और D का गुणा 1 में, तो आप करा के देखो, C इज इक्वल टू K का इसमें होगा तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D का गुणा 1 में होगा ना, तो D, ये आपका फार्मूला है। अब आप एक बार पेज पलट के देखो, यही फार्मूला था, यही था ना, तो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। ये तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको। अब हम लोग समझते हैं बढ़िया से, अगर धातु की पट्टी रखी होती तो क्या होता, बात समझ में आ रही है, समझना बात। तीसरा, ये देखिए T जो है बेटा, ये है क्या, धातु के पट्टी की चौड़ाई है, किसकी है, अभी तक क्या था, ये परावैद्युत पदार्थ, यानी कोई कुचालक पदार्थ था, बात समझ में आ रही है, उसकी मोटाई थी। और यहाँ पे हम लिखें अगर, यदि जो T है बेटा, धातु, ध्यान रखना, धातु के पट्टी की मोटाई, ठीक है, देन तब अगर ये जो पट्टी रखी हुई है इसको हम चेंज कर दें, कोई धातु रख दें, जैसे एल्यूमिनियम रख दो, कॉपर रख दो, बात समझ में आ रही है, आयरन रख दो, इस टाइप से कुछ इसके बीच में रख दो, तब इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। तो फार्मूला तो यही रहेगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, तो लिखना ही होगा, पट्टी की मोटाई है, अब वो चाहे धातु की हो और चाहे परावैद्युत पदार्थ की हो,
ठीक है, ओके। तो T प्लस T बटे धातु के लिए K का मान 1। आप बताओ, गलत बता रही है, तुम बताओ सही है, कंफर्म हो? चलो आप बताओ, धातु के लिए K का मान कितना होता है? 0। आप बता दो 200 कितना होता है? धातुओं के लिए K का मान 1 होता है ना। चलो भैया पीछे से प्रवीण बताओ, इनफाइनाइट। आपको इतना बढ़िया से पढ़ाने क्या मतलब, आप भूल जा रहे हो K का मान, ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो। मैंने आप सभी को पढ़ाया है K का मान निर्वात अथवा वायु के लिए 1 और धातु के लिए इनफाइनाइट और परावैद्युत पदार्थ के लिए इज ग्रेटर देन 1 इज लेस देन इनफाइनाइट। और इतनी सी बात आप नहीं याद रख पा रहे हो, है ना। और याद कब होगा? प्रैक्टिस से। मैंने आपसे कई बार कहा है कि अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी हो तो आप अपने दोस्तों से पूछा करो, है ना। और लड़ाई झगड़े करते रहते हो ना, इसी में करते रहो। पूछो, ना बता पाए 2 दे दो पीछे से, एक इधर से, बस वो जान ना पाए किसने दिया है। बात समझ में आ रही है? तो पूछते रहिए, अगर नहीं पूछते हो याद नहीं रहेगा, फिक्स है। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है ना। एक सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत में, विद्या योगेन रक्षते। अपने विद्या की अगर रक्षा करना चाहते हो, योगेन का मतलब अभ्यास, अभ्यास से ही कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं। आप कुछ भी पढ़ लो वो उड़ जाएगा, आज नहीं तो 1 साल बाद उड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभ्यास से ही, यानी वो निरंतर आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। और इसका सबसे आसान तरीका है भाई, आप डिस्कशन करो एक दूसरे से। आप ये चीज़ भूल सकते हो ही नहीं सकता, बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको याद रहेंगी। बात समझ में आ रही है? तो आप एक दूसरे से डिस्कशन जरूर करिए, और वो भी छोटे छोटे पॉइंट पे करते रहिए। चलो बात करते हैं बेटा, धातु है यहाँ पर, क्या है? तो धातु के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, चूंकि धातु के लिए K इज इक्वल टू इन्फिनिट, यही तो होता है। तो यहाँ पर धातु की पट्टी ही तो रखी है, तो इसलिए इसका जो परावैद्युतांक होगा वो यहाँ पर हम लोग इन्फिनिट रखेंगे, T अपॉन इन्फिनिट। बात समझ में आ रही है? ये हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। चूंकि इन्फिनिट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, हम 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो इन्फिनिट मिलता है ना, ये चीज़ होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, T अपॉन K, यही तो लिखा है। तो T अपॉन K की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, ठीक है ना। और 0 का यहाँ पे आके गुणा ही तो होगा, 0 ही तो हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या, T/1/1/0। चलो 0 का गुणा T में, 1 का गुणा 1 में। 0 को गुणा T में करोगे 0 आएगा, बट 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा। किसी भी संख्या से आप 0 को भाग करो क्या आएगा, 0, है ना। तो हम लोग जानते हैं चूंकि इन्फिनिट इज इक्वल टू 1/0, इसलिए T अपॉन इन्फिनिट इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो बचा क्या, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, इतना ही तो बचा। गुड, मजा आया, समझ में भी आया। इसी में एक कंडीशन और देखते हैं, ध्यान देना। मान लो ये जो धातु की पट्टी थी जिसकी मोटाई कितनी थी, T, अगर ये इसकी मोटाई D हो जाए, कितनी हो जाए, यानी प्लेटों के बीच पूरे खाली स्थान में धातु ही आप भर दो, तो क्या होने वाला है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान देंगे, इफ, देखो मैंने पॉइंट नहीं चेंज किया है, इसी में हम लोग चल रहे हैं अभी, है ना, इसी में चल रहे हैं। यदि T इज इक्वल टू कितना हो जाए, D हो जाए, यानी धातु के पट्टी की जो मोटाई थी वो D के बराबर हो जाए। D का मतलब क्या हुआ, प्लेटों के बीच की दूरी, यानी पूरे स्थान में धातु ही भर दिया जाए, तो क्या होने वाला है देखते हैं, लिखेंगे। इसी फार्मूले पे पुट कर दो, अगर उसमें भी पुट करोगे, कहाँ गया,
ये इसमें भी पुट करोगे तब भी तो ये 0 ही आएगा, बाद में भी इसी में रख दो। चलो इधर देखते हैं, आप लोग बातचीत मत करो, नहीं समझ में कम आएगा। C इज इक्वल टू डेल, तब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप बेटा ध्यान देगी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D, और किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं कितना होता है, आप याद रखिए, कुछ बच्चे भूल जा रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए n कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई संख्या है, बात समझ में आ रही है, इसको आप 0 से भाग करते हो तो ये हमेशा आपको अनंत मिलेगा, बात समझ में आ रही है। और अगर 0 को आप किसी संख्या से भाग करते हैं, बात समझ में आ रही है, तो 0 मिलेगा, इतना याद रखना, क्लियर। तो इसकी धारिता कितनी हो गई, और हो क्यों ना जाए, जब इसके पूरे खाली स्थान में आपने धातु भर दिया, बात समझ में आ रही, धातु क्या है, चालक है ना, तो जब इनके बीच में पूरा का पूरा धातु हो गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ जनरेट होगा, विभवांतर कहाँ उत्पन्न होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, दोनों प्लेटें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ जाएंगे तो आप सभी जानते हो, अगर हम संपर्क में ला दें, भले ही उनका विभव पहले भिन्न भिन्न रहा हो, और उनको हम संपर्क में लाएं, तो आवेशों का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। और आप ध्यान दो, अगर दोनों प्लेटों को आपने धातुओं के द्वारा जोड़ दिया तो इसका भी विभव B होगा और इसका भी विभव, बात समझ में आ रही, दोनों का विभव क्या होगा, B होगा। अगर इन दोनों का हम लोग विभवांतर निकालें, क्या निकालें, B डैश मान लो, तो 0 हो जाएगा, B माइनस B 0 हुआ ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कहता है C इज इक्वल टू क्यू बाई, भैया इस पर जितना आवेश है वो ले लेंगे, और जितना इन दोनों के बीच विभवांतर जनरेट हुआ उसको ले लेंगे। विभवांतर अपने B डैश बना, रखो वैल्यू B डैश की जगह, 0 से किसी चीज़ को भाग करोगे क्या मिलेगा, तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि अनंत होगा, उसकी धारिता क्या हो जाएगी, अनंत होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, तो ये चीज़ आप याद रखें। चलो और देख लेते हैं थोड़ा सा, कितने COT हो गए, 4 हो गए, 3 वो उसी में करवा दिए है ना, ये वाला जो है वो इसी के अंतर्गत है, धातु के लिए है ना, 3 हो गया। आगे देख लेते हैं एक, अब यहाँ पे थोड़ा सावधानी से देखना, सपोज करो हमारे पास संधारित्र है, क्या है, इस तरीके से, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, बात समझ में आ रही है, ये क्या है, संधारित्र की प्लेटें, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनके प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो D है, और इनके बीच जो हम परावैद्युत पट्टी रख रहे हैं वो एक नहीं है, मान लो कई परावैद्युत पट्टी रखी हुई है और सबका परावैद्युतांक भी अलग अलग है, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, तब समझ में आएगा। सपोज करिएगा कि आपके पास एक परावैद्युत पट्टी इस तरीके से है, ये और कलर चेंज करता है ना ताकि समझ में आए, इसको ले लो। दूसरी परावैद्युत पट्टी ये रखी हुई है, ठीक है, और तीसरी फिर वही कलर कर दें, ये रखी हुई है, ऐसे ही बहुत सारी पट्टियाँ रखी हुई, बात समझ में आ रही है। चलो अब ये भी मान लो कि इनकी मोटाई भी अलग अलग है, समान मोटाई की नहीं है। मान लो ये T1 मोटाई की है, ऐसे T2 और T3 ऐसे मानते चलेंगे हम लोग। सपोज करेंगे इसकी जो मोटाई है बेटा वो T1 है, कितनी है, अब इसमें बना नहीं सकते, और इसकी मोटाई T2। एक काम करेंगे, थोड़ी सी इनकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं,
अब हम लोग दिखा सकते हैं बढ़िया से, है ना। चलो, इसकी मोटाई कितनी है T1, और इसकी ऐसे और भी होंगे तो उनकी भी T4 T5 इस तरीके से, और सबका परावैद्युतांक भी अलग अलग सपोज कर लेते हैं। इसका मान लेते हैं K1 कितना, और इसका ऐसे आगे और पट्टी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है डॉट। अब इसकी धारिता कोई पूछ रहा है तो हम कैसे बताएंगे। प्लेटों का क्षेत्रफल हम लोग ये मान लेंगे, है ना। कितना है बेटा, दोनों का क्षेत्रफल कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग भी हो, लेकिन हम छोटे जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो वाला हम लोग इसमें शामिल करेंगे फार्मूले। अब इसकी धारिता हमको ज्ञात करनी है, ध्यान देना। लिख लेना यहाँ पे, इफ यदि कैपेसिटर आपका इस टाइप से हो तो इसकी धारिता क्या होगी। फार्मूला क्या होता था, एप्सिलॉन नॉट है। इसमें तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्षेत्रफल उतना ही है। बात समझ में आ रही है। और निर्वात की वैद्युतशीलता ये तो फिक्स है, बटे जो कुछ परिवर्तन होगा यहाँ पे होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या था, D माइनस टी। क्या था बेटा, D माइनस टी। टी क्या था, परावैद्युत की जो पट्टी रखी थी बीच में उसकी मोटाई। तो अब यहाँ पे मोटाई कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3, जितना होंगे उन सबको जोड़ते चले जाएंगे ना। तो उसकी थिकनेस की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3, और प्लस अगर और भी है तो और भी, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर है। चलो, और फिर क्या था, प्लस, तो प्लस लिखेंगे। T/K था, क्या था, हाँ, तो प्रत्येक पट्टी की मोटाई और उसका परावैद्युतांक का अनुपात लेकर हम लोग जोड़ते चलेंगे। देखिए बिल्कुल सही है, ऐसे T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। फार्मूला समझ में आ रहा है। हाँ, ये तो एकदम क्लियर समझ में आ गया। इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, कैसे आया, बात समझ में आ रही है। नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है भी तो जो डेरिवेशन किए हो आप लोग इस फार्मूले का, बात समझ में आ रही ना, वही प्रोसेस करना इस कैपेसिटर पे, वही प्रोसेस करना, सेम फार्मूला आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, निर्वात में कितना विभवांतर है प्लेटों के बीच में वो निकालना, माध्यम के बीच कितना विभवांतर है। अब प्रत्येक में माध्यम के बीच अलग अलग होगा ना, V1 V2 V3, ऐसे सबको निकाल के आप जोड़ते जाओगे और देखना आपको यही मिलेगा फार्मूला। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इसमें और हम लोग देख लेते हैं, और वो ये है, पहले इसका तो हम लोग बढ़िया से देख रेख कर लें ताकि याद रहे। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में भी जो चीज़ें आपको लग रहा हो कि ये इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए, उसको हाईलाइट कर दिया करो, बॉक्स बना के कुछ भी करके, क्योंकि पढ़ने का एक तरीका होता है। ये इमेज आपके दिमाग में छपता है तो बाकी सबसे अलग होता है ना, तो ये ज़्यादा देर तक रहता है। ठीक, अभी देखो भीड़ में देखते रहो तो सब एक ही तरीके से हैं, इसको पहचानोगे नहीं, जान पाओगे ना। या फिर एक आसान तरीका है, आप किताबों में देखते हो लाइन टू लाइन लिखा रहता है, थेरी, किसी पे ध्यान नहीं देते हो क्या लिखा है, लेकिन कहीं बीच में एक फार्मूला लिखा हो तुरंत उसमें नजर जाती है, तो उसको थोड़ा अलग करके रखो तभी वो आपको याद रहे। ठीक है, चलो, और अगर चाहते हो कि आपको भी लोग याद रखें तो खुद को भी अलग करके रखो थोड़ा सा। ठीक है, चलो, यही नियम है। अब देखिए, यदि मान लो बेटा, ध्यान दो, जो आपने पट्टियों को जोड़ के रखा है और इसकी जो मोटाई है T1 प्लस T2 प्लस T3, ये सब, ये पूरा का पूरा D के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है। सारी पट्टियों को जोड़ें इसके बीच में और वो पूरा कितना D है ना चौड़ाई, उसके बराबर आ जाए। तो इसका मतलब कह सकते हो जितनी भी पट्टियाँ रखी गई हैं सारी की सारी, जितना खाली स्थान था पूरे में भर दी गई। ठीक है ना। हाँ, उनकी अलग अलग मोटाई है और अलग अलग परावैद्युतांक है, तब उसकी धारिता कितनी होगी। तो कुल मिला के इनकी मोटाई होगी कितनी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट डॉट ऐसे होगी, और ये पूरा किसके बराबर हो जाए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि क्या T1
प्लस T2 प्लस T3, अगर और भी पट्टियाँ हैं तो उनको भी शामिल करेंगे और वो किसके बराबर हो जाए, D के, तब, है ना, ध्यान रहे लिखेंगे। चलो इधर कर देते हैं। देन फार्मूला यही है ना, C इज इक्वल टू, कोई डाउट है? नहीं, चलो देखते हैं। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट है, इसको तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। D माइनस लिखते हैं, D माइनस क्या लिखा हुआ है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ भी T1 प्लस T2, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख दो D माइनस और प्लस इसको लिख दो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन, क्या चीज़ बेटा, कैसे, यहाँ तो T1 प्लस T2 प्लस T3 सबको जोड़ के तब D लिख रहे हो, यहाँ पे तो जोड़ा है नहीं सबको, है ना, क्योंकि हर बराबर है नहीं ना, नहीं जोड़ सकते ऐसे, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है ना। और प्लस T3 बाई K3 प्लस ऐसे जोड़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट? तो D माइनस D यही तो बचा, इसलिए आपका जो फार्मूला आया है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, बिल्कुल सही, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई प्लस T3 बाई, आप याद रख सकते हो कि जो हर में हम लोगों को फार्मूले में व्यंजक प्राप्त हुआ था वो परावैद्युत पट्टी की मोटाई थी और उनके संगत जो परावैद्युतांक थे उनके अनुपात को हम लोग जोड़ के रखे थे। बात समझ में आ रही? तो ये फार्मूला हो गया। चारों COT पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं, एकदम क्लियर? तो नोट करो।